नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है महाराष्ट्र स्टेट से, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट में जो एंशिएंट टेंपल्स हैं उनकी हेरिटेज लुक को बनाए रखने एंड साथ में महाराष्ट्र स्टेट में जो रिलीजियस टूरिज्म इंडस्ट्री है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट डिसाइड करे कि वो उनकी स्टेट में 8 एंशिएंट टेंपल्स को रिस्टोर एंड रेनोवेट करने वाले हैं। एंड इसी के चलते महाराष्ट्र गवर्नमेंट की रोड इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसी महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि MSRDC को इसका काम सौंप दिया गया है। सो बिल्कुल दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊं तो जो 8 टेंपल्स हैं इनमें से 5 टेंपल ऐसे हैं जो हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं एंड वहीं जो 3 रिमेनिंग टेंपल्स हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अथॉरिटीज के अंडर में आते हैं। लेकिन दोस्तों ये सभी के सभी जो 8 टेंपल्स होंगे इनको हमारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग ही रेनोवेट किया जाएगा। और वहीं बात करें इन टेंपल्स के बारे में तो गोंदेश्वर टेंपल नासिक, एक वीरा देवी टेंपल कार्ला, खानदोबा टेंपल औरंगाबाद, मारकंडा शिव टेंपल गौचिरौली, पुरुषोत्तम मंदिर बीड, कोपेश्वर टेंपल कोल्हापुर, आनंदेश्वर शिव टेंपल अमरावती, धूत पपेश्वर टेंपल रत्नागिरी। दोस्तों ये 8 टेंपल्स हैं जिनको रेनोवेशन के लिए सिलेक्ट किया गया है एंड इसके रेनोवेशन के लिए जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनके द्वारा ऑलरेडी 101 करोड़ रुपीस एलोकेट भी कर दिए गए हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है तमिलनाडु स्टेट में सेटअप किए गए एक म्यूजियम को लेकर, जहां पर तो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको ट्रिब्यूट प्रोवाइड करवाने एंड साथ में हमारे जो सिक्योरिटी एंड डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको भी ट्रिब्यूट प्रोवाइड करवाने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा सक्सेसफुली एक पुलिस म्यूजियम को उनके स्टेट में सेटअप कर दिया गया है, जिसको तमिलनाडु गवर्नमेंट के जो चीफ मिनिस्टर जी के हैं उनके द्वारा इनॉग्रेट भी कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों इस म्यूजियम को मैं पुलिस म्यूजियम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस बिल्डिंग में इस पुलिस म्यूजियम को सेटअप किया गया है वो पिछले 150 सालों से चेन्नई के जो पुलिस कमिश्नर थे उनके लिए एज ए ऑफिस के रूम में काम करती आ रही है। एंड नाउ दोस्तों पिछले कुछ समय से जो बिल्डिंग थी ये काफी पुरानी हो चुकी थी जो कि एक हेरिटेज लुक दे रही थी एंड दोस्तों इसी के चलते इसको एक पुलिस म्यूजियम में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। और वैसे मैं दोस्तों आपको बता दूं कि जो पुलिस म्यूजियम है इसको इग्मोरे जो कि चेन्नई का एक नेबरहुड है वहां पर सेटअप किया गया है एंड इसके डेवलपमेंट के लिए 6.47 करोड़ रुपए स्पेंड किए गए हैं। और वही बात करें इसके कुछ फीचर्स की तो ये जो पुलिस म्यूजियम है ये एक 2 स्टोरी बिल्डिंग है जो कि 24,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा के एरिया में फैली है। एंड दोस्तों इस म्यूजियम में 19th सेंचुरी से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स, बाइसाइकिल्स, आर्म्स, पिस्टल, बुलेट्स, ओल्ड यूनिफॉर्म्स, रिकवर्ड आइडल्स, सीज्ड काउंटिंग मशीन्स, इस तरह की थिंग्स को सेटअप किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर से, जहां पर दोस्तों यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर में जो एयर ट्रैवल कनेक्टिविटी है उसको और भी बेहतर बनाने के लिए एंड साथ ही साथ में जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी को वर्ल्ड एंड रेस्ट ऑफ इंडिया से कनेक्ट करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन एंड हमारी जो यूनियन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री है उनके बीच में रिसेंटली एक मीटिंग की गई थी। एंड दोस्तों इस मीटिंग में फाइनलाइज किया गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो एयर ट्रैवल कनेक्टिविटी है उसको बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर एक इंटरनेशनल फ्लाइट को सबसे पहले स्टार्ट किया जाएगा एंड साथ में 2 न्यू टर्मिनल्स को भी सेटअप किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो ये इंटरनेशनल फ्लाइट होगी, इसको श्रीनगर एंड शारजा जो कि यूएई की एक सिटी है उनके बीच में ऑपरेट किया जाएगा एंड ये श्रीनगर से शारजा के बीच में फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लाइट होने वाली है। और वैसे दोस्तों ये जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी ये जम्मू एंड कश्मीर में जो लोग रहते हैं उनकी काफी लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी जिसको पूरा कर दिया जाएगा। एंड इसी के साथ साथ में यहाँ पर 2 न्यू टर्मिनल्स को भी सेलेक्ट किया जाएगा, जिसमें एक जम्मू में होगा जो कि अराउंड 22,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला होगा एंड इसके डेवलपमेंट के लिए 650 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे। एंड वहीं जो दूसरा एयरपोर्ट टर्मिनल होगा उसको कश्मीर एरिया में सेटअप किया जाएगा जो कि अराउंड 25,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में फैला होगा एंड इसके डेवलपमेंट के लिए भी 1,500 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट किए जाएंगे। तो दोस्तों देखते हैं कि कब तक इन फ्लाइट्स को स्टार्ट किया जाता है एंड साथ में कब तक ये जो टर्मिनल है ये बनकर तैयार होते हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई में वर्ली जो कि साउथ मुंबई की एक लोकेलिटी है उसके बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा रिसेंटली एक न्यू 3 डायमेंशनल प्लान प्रिपेयर किया गया था। एंड इनिशियली दोस्तों उसके डेवलपमेंट के लिए जो बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा इसका जो 3D मैपिंग है उसको भी कंप्लीट कर दिया गया है। सो बेसिकली दोस्तों जो वर्ली एरिया है मुंबई का वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड एंड प्रीमियम एरिया माना जाता है एंड इसके बेटर डेवलपमेंट के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा इसके लिए एक 3D जियो स्पेशल सिटी मॉडल प्रिपेयर किया गया था, जिसके थ्रू जो वर्ली लोकेलिटी है उसका डेवलपमेंट बेटर वे में हो पाएगा। एंड साथ साथ दोस्तों वर्ली लोकेलिटी के जो हर एक पैरामीटर एंड हर एक एरिया की जो बेटर प्लानिंग है वो भी अच्छे ढंग से हो पाएगी। दोस्तों यहाँ पर मेन थिंग ये है कि जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है उनके द्वारा ऑलरेडी इस 3D जियो स्पेशल सिटी मॉडल को अप्रूव कर दिया गया है, जिसके चलते जो BMC है उनके द्वारा इसका 3D मैपिंग कंप्लीट कर लिया गया है। एंड नाउ दोस्तों जल्दी ही इस प्लान पर काम कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत वर्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग, नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट, सिटीजन सेफ्टी, इन्वायरमेंटल एनालिसिस एंड पब्लिक अमेनिटीज इन पर काम किया जाएगा।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन ऑयल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बीपीसीएल को लेकर, जहां पर दोस्तों बीपीसीएल के फ्यूचर ग्रोथ के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो पेट्रोकेमिकल्स, रेन्यूएबल्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एंड इस तरह के जो अल्टरनेटिव फ्यूल्स हैं उन पर काम करने वाले हैं। एंड इसी के चलते उनके द्वारा आने वाले समय में 1 लाख करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट की जाएगी, जो कि काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। सो बिल्कुल दोस्तों जो 1 लाख करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट होगी इसको बीपीसीएल के द्वारा अगले 5 साल के अंदर अंदर कर दिया जाएगा, जिसमें से 30,000 करोड़ रुपीज़ बीपीसीएल के द्वारा उनकी जो पेट्रोकेमिकल कैपेसिटी एंड रिफाइनिंग एफिशिएंसीज हैं उनको इंप्रूव करने के लिए की जाएगी। 20,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट गैस प्रोलिफरेशन के लिए की जाएगी। 18,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट अपस्ट्रीम ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन पे की जाएगी। इसके अलावा 18,000 करोड़ रुपीज़ की और भी इन्वेस्टमेंट फ्यूल मार्केटिंग इंफ्रा के ऑगमेंटेशन पर की जाएगी। इसके अलावा जो बीपीसीएल है उनके द्वारा 5,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट उनके जो रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स है उन पर की जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग उनका प्लान है कि वो 1000 मेगावाट की रेन्यूएबल एनर्जी का पोर्टफोलियो बनाएंगे। एंड लास्टली दोस्तों जो 7,000 करोड़ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट है उसको बीपीसीएल के द्वारा बायोफ्यूल्स एंड हाइड्रोजन प्रोडक्शन पर की जाने वाली है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि बीपीसीएल के द्वारा उनके बिजनेस से रिलेटेड हर एक एस्पेक्ट पर काम किया जाएगा। एंड दोस्तों देखते हैं कब तक इनके जो प्लान्स है ये टेक ऑफ करते हैं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्ट्री को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे देश में फार्मर्स के बेनिफिट, स्पेसिफिकली हमारे देश में जो हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड फार्मर्स हैं उनके बेनिफिट के लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने डिसाइड किया कि हमारे देश में टोटल 105 हनी टेस्टिंग लैब्स को सेटअप किया जाएगा, जहां पर हनी की टेस्टिंग की जाएगी एंड इसके थ्रू हमारे देश में जो हनी की क्वालिटी है उसको मेंटेन किया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग करंटली हमारे देश में जो हनी की क्वालिटी है वो काफ़ी बड़ा कंसर्न है। एंड आज के समय में इंडिया में आप किसी भी कंपनी की हनी परचेज करके देख लो, आपको हर एक में कोई ना कोई मिलावट दिखी जाती है। एंड दोस्तों इसी के चलते हमारे देश में जो हनी इंडस्ट्री है वो इंटरनेशनल लेवल पर कम्पीट नहीं कर पाती है। एंड इसी को इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर की तरफ से डिसीजन लिया गया है, जिसके अंतर्गत हमारे देश में टोटल 105 हनी टेस्टिंग लैब्स को सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों इसमें से 5 लैब्स ऐसी होंगी जो कि लार्ज स्केल रीजनल लैब्स होने वाली है, एंड वही जो रिमेनिंग 100 लैब्स होंगी वो मिनी लैब्स होने वाली हैं। एंड इसके डेवलपमेंट के लिए हमारा नेशनल बी बोर्ड, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में वर्क करता है, वो एक काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है। बढ़ते हैं दोस्तों के लिए अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर दोस्तों नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि NHSRCL के द्वारा यह अनाउंसमेंट कर दी है कि इस मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट का जो लैंड सर्वे एंड इंस्पेक्शन वर्क है वो काफ़ी तेजी से किया जा रहा है। एंड अगले 1 साल के अंदर अंदर उनके द्वारा इसकी जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है यानी कि DPR रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर कर दिया जाएगा। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश के जो मेजर इंडस्ट्रियल सेंटर्स हैं उनको हाई स्पीड रेलवे से कनेक्ट करने के लिए हमारी रेलवे के द्वारा एक लॉन्ग टर्म रेल प्लान पर काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमारे देश में अप्रोक्सीमेटली 8 से 10 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स को प्लान किया गया है। एंड दोस्तों जो मुंबई हैदराबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है वो भी इसमें से एक है। एंड इसी के अंतर्गत जो हमारी NHSRCL है उनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई है कि इस प्रोजेक्ट की जो DPR रिपोर्ट है उसको 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर दिया जाएगा। एंड साथ साथ में उनके द्वारा कुछ प्लान को भी सामने रख दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट होने वाला है ये हमारी रेलवे की जो एग्जिस्टिंग मुंबई से हैदराबाद के बीच में रेल लाइन्स हैं उनको फॉलो नहीं करेगा एंड उनके पैरेलल नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि दोस्तों जो कॉरिडोर होगा इसको मुंबई से हैदराबाद के बीच में जो मेजर एक्सप्रेसवेज एंड हाईवेज आते हैं उन्हीं के पैरेलल एंड उन्हीं के साथ साथ कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। एंड ये जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होने वाला है इसका ज़्यादातर हिस्सा उन एरिया से होकर गुजरेगा जहां पर बहुत कम पॉपुलेशन रहती है एंड जहां पर लैंड एक्विजिशन प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि दोस्तों आप जानती हैं कि जो हमारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट है उसमें लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम्स के कारण वो प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो चुका है। दोस्तों देखते हैं कब तक इसकी जो DPR रिपोर्ट है उसको प्रिपेयर किया जाता है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है भुवनेश्वर ओडिशा से, जहां पर दोस्तों ओडिशा की कैपिटल सिटी भुवनेश्वर में जो EV अडॉप्शन रेट है उसको इंक्रीज करने के लिए भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डिसाइड किया कि वो उनके एरिया में 7 न्यू इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करेंगे, जिनको भुवनेश्वर सिटी के डिफरेंट एरियाज में सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों इन EV चार्जिंग स्टेशन पर हर तरह के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो और इवन चाहे 4 व्हीलर हो, उनको भी चार्ज किया जा सकेगा। सो बिल्कुल दोस्तों जो भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनका प्लान यहाँ पर ज़्यादा EV चार्जिंग स्टेशन को सेटअप करना है, लेकिन इनिशियल फेजेस में यहाँ पर सिर्फ 7 EV चार्जिंग स्टेशन को ही सेटअप किया जाएगा। एंड स्पेसिफिकली दोस्तों अभी इनके बारे में कोई लोकेशन तो नहीं बताई गई है, लेकिन ये जो EV चार्जिंग स्टेशन होंगे इनको भुवनेश्वर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा भुवनेश्वर में मॉल्स, पार्किंग लॉट्स, होटल्स, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, वर्क प्लेसेस, हाईवेज इन एरियाज में सेटअप किया जाएगा। एंड दोस्तों इनमें से जो एक EV चार्जिंग स्टेशन है उसकी लोकेशन फिक्स है, जिसको भुवनेश्वर में जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड SUM हॉस्पिटल है उसी के पास में सेटअप किया जाएगा। तो दोस्तों देखते हैं कब तक इन 7 EV चार्जिंग स्टेशन को भुवनेश्वर में सेटअप किया जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।